साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है चीन में आर्थिक मंदी से जुड़ा हुआ है। चीन में जो व्याप्त आर्थिक मंदी है और भारत सहित विश्व में उसके निहितार्थ क्या हैं उसके बारे में है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष शेयर करता हूँ वह लाभप्रद जानकारी होती है, उसे शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, अमेरिका के साथ चल रहे चीन के ट्रेड वॉर और उसके फलस्वरूप चीन की आर्थिक मंदी का असर जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन पर दिखने लगा है। और ध्यान देने योग्य है कि दुनिया में कुल अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा जो है अभी चीन पर निर्भर है। दुनिया के तमाम देश चीन को निर्यात करते हैं और इसका असर नौकरियों और निर्यात पर होता है। चीन ने इस साल के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुमान को आधिकारिक रूप से घटाकर 6 से 6.5% कर दिया है। और गौर करने योग्य है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है निर्यात पर आधारित है। चीन में दशकों तक एक्सपोर्ट की वृद्धि दर अगर हम देखें लगभग 17%, 17% रही है, और जिसका चीन की आर्थिक वृद्धि में बड़ा योगदान रहा है। और चीन ने निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में भी काफ़ी निवेश किया, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेजी आई, लेकिन अब इसकी गति जो है धीमी पड़ गई है। अब ट्रेड वॉर सहित चीन का जननांकिकी लाभांश उसके सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के चलते जो है कम होता जा रहा है, और इससे वहाँ वर्कफोर्स का संकट भी उत्पन्न हो रहा है। साथियों, चीन की तेज आर्थिक ग्रोथ में लंबे समय तक वहाँ की जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसकी भी विशेष भूमिका रही है। लेकिन इधर काफ़ी समय से प्रॉपर्टी सेक्टर की कुछ कंपनियां जो हैं दिवालिया हो गई हैं और सरकार इन्हें उबारने के मूड में भी नहीं है। एवरग्रैंड जैसी नामी कंपनी का दिवालिया होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम कह सकते हैं। यही कारण है कि 2023 में चीन की अर्थव्यवस्था जो है 6.6% की दर से आगे बढ़ी थी, जो पिछले 3 दशक में सबसे न्यूनतम आंकड़ा था। जबकि इससे पहले की स्थिति पर अगर हम नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कहना था कि चीन दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, और पिछले 30 वर्षों में चीन की औसत विकास दर जो है 10% रही है। 2017 के अंत में चीन की अर्थव्यवस्था जो है नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP तथा परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के मामले में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और साथियों, अब स्थिति एक प्रकार से हम देखें तो उलट हो गई है। वर्तमान में चीन जो है कर्ज में डूबा है, और यह कर्ज जो है चीन की कुल GDP का 300% के बराबर है, जो मंदी के प्रमुख कारणों में से एक है। साथ ही यहाँ पर बैड लोन का जोखिम जो है वह भी चीन की चिंता का प्रमुख कारण है। और चीन में चल रही आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव अगर हम देखें तो इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी व्यापार सहयोगियों पर पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया है, जापान तथा आसियान देशों के निर्यात के लिए चीन जो है एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इसके अलावा जो देश कमोडिटी एक्सपोर्ट के लिए चीन पर निर्भर हैं, जिसमें ब्राज़ील है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन पर भी जो है गहरा असर दिखाई दे रहा है। चीन में अभी वस्तुओं की कम होती जा रही मांग जो है दुनिया भर की विभिन्न कंपनियों के लिए चिंता का विषय है। आईफोन है, ऑटोमोबाइल्स है, ऐसे कई उत्पादों की घटती बिक्री के कारण एप्पल है, जगुआर तथा लैंड रोवर जैसी कंपनियों ने चीन को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। विश्व के कुल स्टील, कोयला तथा कॉपर का आधा हिस्सा जो है चीन द्वारा आयात किया जाता है, और मांग में बड़ी गिरावट आने से विश्व भर में इनकी कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। साथियों, जहां तक भारत का संबंध है, भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 16% है,
जो काफ़ी अधिक है। यह 4.39% हिस्सेदारी के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। इसलिए भारत पर इसका अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं दिखती। यदि युआन कमज़ोर होता है, युआन यानी चीन की जो मुद्रा कमज़ोर होती है, तो चीन से आयात सस्ता होगा, जिससे चीन में उत्पादों की डंपिंग हो सकती है और इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। साथ ही भारत को कच्चे माल के निर्यात का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारत चीनी कंपनियों के लिए एक गंतव्य बन सकता है, एक डेस्टिनेशन बन सकता है। इससे चीनी कंपनियों को भारत में बिकने वाले उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि चीन अब भारत जो है खिलौनों का बड़ा बाजार, चीन की जगह भारत ने ले ली है खिलौना बाजार के संबंध में। और भारत का खिलौनों का जो व्यापार है, उसका जो निर्यात है 239% तक बढ़ा है। चीन की आर्थिक मंदी के बीच भारत के लिए अवसर इस रूप में उपलब्ध है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत जो है चीन की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है और पांचवी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए नीतिगत सुधार करते हुए निकट भविष्य में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को जो है प्रयासरत है। यही नहीं, भारत ने अपनी आधारभूत अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबारी माहौल में सुधार करके विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में भी जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें तो चीन को पीछे छोड़कर भारत अभी विश्व में नंबर 1 है। इसलिए जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो है उसका भी भारत को लाभ मिलना, चीन के मुकाबले उसका लाभ भारत को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ इस बात को भी समझना होगा कि चीन मंदी की चपेट में जरूर है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई है। उसकी आक्रामकता एवं कुत्सित विस्तारवादी नीति में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि भारत व अमेरिका से लगातार तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। उसने 7.2% की वृद्धि के साथ 2024 का जो रक्षा बजट है वह 1.67 ट्रिलियन युआन अर्थात 232 अरब डॉलर कर दिया है। और चीनी रक्षा बजट की यह वृद्धि जो है बीते 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। चीन ने मालदीव के साथ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को भी जो है की घोषणा की है। अपने वित्त मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के आधार पर चीन ने यह दावा किया है कि वह दुनिया में अमेरिका के बाद रक्षा बजट में सबसे अधिक खर्च करने वाला दूसरा देश है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन का रक्षा बजट जो है भारत के रक्षा बजट से 3 गुना से भी ज़्यादा है। और कुल मिलाकर तथ्य यह है कि चीन अपने रक्षा बजट में पिछले 9 वर्षों से लगातार इजाफा करता रहा है। दरअसल चीन की योजना है कि वह अपनी सेना को विश्व के नंबर 1 सेना बना दे, यानी अमेरिका से भी आगे बढ़े। हाल के वर्षों में चीन ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े सैन्य सुधार भी किए हैं। इन सुधारों के तहत उसने दूसरे देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए नौसेना है और वायुसेना की जो है उसको प्राथमिकता देते हुए उसका विस्तार किया है। अब चीन जो है रोबोट आर्मी तैयार कर चुका है और इसकी तैनाती भी भारतीय सीमा के नज़दीक करनी उसने शुरू कर दी है। साथियों, इन योजनाओं के पीछे कारण यही है कि चीन जो है अमेरिका, ताइवान, जापान व भारत के साथ जारी जो उसका तनाव है और हिंद महासागर व दक्षिण चीन सागर में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने में उसका सैन्य पक्ष कमजोर न पड़े, इसलिए वह अपना जो सैन्य बजट है, अपना जो रक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी करते जा रहा है। यही नहीं, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के शौर्य को देखकर भी चीन बेचैन है और क्वाड से तो वह पहले ही जो है एक प्रकार से डरा हुआ है। इसलिए इस साल के रक्षा बजट का मुख्य जोर उसने जो है नौसेना के विकास पर रखा है, क्योंकि जैसा ऊपर कहा कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर उसके दावे
तथा समुद्री आवागमन के लिहाज से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उसको जवाब के तौर पर भी जो है तैयार होना है चीन को। और ऐसी स्थिति में भारत को चीन की रक्षा बढ़ोतरी से सजग रहने की आवश्यकता होगी। चीन की सैन्य गतिविधियां जो हैं भारत के लिए भी सीधी चुनौती खड़ी करती हैं। और लद्दाख से लगती सीमा पर दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प को अब 3 साल से अधिक का समय होने को है, लेकिन सीमा पर जो है सैन्य मौजूदगी कम होने करने के हालात अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं। और 20वीं कमांड कोर स्तर की वार्ता के बाद भी अभी पूर्वी लद्दाख का जो है कोई सर्वसामान्य जो समाधान सामने नहीं आया है। लद्दाख है, उत्तराखंड है और हिमाचल से लगती सीमा पर चीन के 50 से 60 हजार सैनिक और सिक्किम और अरुणाचल से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 90,000 सैनिक अभी भी तैनात हैं। पेंगोंग झील में गौर करने योग्य है कि पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। और जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफ़ी तल्खी आई है। और यह 2 दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा एक सैन्य संघर्ष था। इसके अलावा चीन जो है भारत की घेराबंदी के प्रयास में भी लगातार लगा हुआ है। और इसका उदाहरण या इसका प्रमाण यह है कि पाकिस्तान को भारी सैन्य सहायता देकर भारत की दोनों तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वह दबाव बनाए रखना उसकी नीति का स्थायी हिस्सा बनता जा रहा है। और भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी अगर हम देखें उसकी यही घोषित अघोषित नीति रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सशक्त अर्थव्यवस्था के बूते ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया है। डॉक्टर जयशंकर के अनुसार चीन के साथ केवल सीमा से जुड़े मुद्दे नहीं हैं बल्कि कई आर्थिक मुद्दे भी हैं और जिसमें चीन के साथ व्यापार घाटा भी शामिल है। साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में अगर हम देखें भारत के जीडीपी के आंकड़े जो हैं अर्थव्यवस्था में आशा का एक नया संचार करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है और विनिर्माण के क्षेत्रों में उत्साहवर्धक गति देखी गई है। बढ़ते अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का भी अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान रहा है। और भारतीय शेयर बाजार का रिकॉर्ड जो है ऊंचाई तक पहुंचना भी बताता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ा है और जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी नए सर्वकालिक उच्च स्तर तक जा पहुंचे। इतना ही नहीं, आईएमएफ जैसी वैश्विक संस्थाएं भी बराबर कह रही हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास की गति जो है अमेरिका, जापान व चीन से अधिक रहेगी। और साथियों, भारत के विकास की यह रफ्तार इस मायने में विशेष महत्व रखती है कि उसने दुनिया में जारी युद्धों के प्रभाव और महामारी के प्रभाव के बावजूद भी ये सारी कामयाबी जो है हासिल की है। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था वह बन गया है। लेकिन यहाँ कृषि क्षेत्र में अभी अपेक्षित वृद्धि का न होना चिंता का विषय जरूर है और इसलिए देश की खाद्य श्रृंखला को मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करें कि चीन के साथ भारत का जो सीमा विवाद है वह शीघ्र हल हो और चीन अपनी कुत्सित जो विस्तारवादी नीति से बाज आए। और अगर ऐसा होता है तो तभी दोनों देशों के बीच संबंधों में जो है संबंध जो है आगे बढ़ सकते हैं और उससे जो है भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को और अधिक बल मिल सकता है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और मिलता हूँ पुनः आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए।
तो पुनः एक बार नमस्कार।